अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका भरपूर स्वागत करती हूँ स्टडी धावक में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? कल हम लोगों ने इंपॉर्टेंट महाजनपद देखे थे कि कौन-कौन से महाजनपद है और उनकी राजधानी। आज हमें एक इंपॉर्टेंट महाजनपद के बारे में पढ़ना है जिसका नाम है मगध। मगध महाजनपद जो कि वर्तमान में बिहार में पड़ता है। इसकी पहले राजधानी हुआ करती थी राजगृह। फिर बाद में जैसे इसमें अलग-अलग शासकों ने रूल करते गए, तो बाद में इसकी राजधानी बनती है पाटलिपुत्र, जो कि वर्तमान में पटना के नाम से जानी जाती है। खासकर मौर्य काल में पाटलिपुत्र इसकी प्रमुख राजधानी के रूप में उभरती है। तो मगध सबसे शक्तिशाली कैसे था? वर्तमान में हम लोग बात करते हैं कि अमेरिका क्यों शक्तिशाली है, क्योंकि उसके पास आधुनिक हथियार है, उसका डॉलर मजबूत है, उसकी अर्थव्यवस्था अच्छी है। तो ऐसा कुछ रीजन है जिसने अमेरिका को बहुत ज्यादा मजबूत बनाया। उसी प्रकार से मगध की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों मगध इतना ज्यादा शक्तिशाली महाजनपद के रूप में इस वक्त था, ये हमें देखना है। तो देखिए इसके पीछे अनेकों रीजन है, क्योंकि कोई एक ही रीजन किसी भी चीज को बहुत प्रमुख नहीं बनाता है। अलग अलग रीजन मिलकर ही उसको शक्तिशाली बनाते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें मगध की भौगोलिक स्थिति की, तो इसको आगे बढ़ाने में, इसको मजबूत बनाने में भौगोलिक स्थिति ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो इसका क्या योगदान था, जरा देखिएगा। तो भौगोलिक स्थिति का मतलब है ऐसी जगह या फिर उसकी भौतिक अवस्था, यानी कि आसपास उसका कैसा इलाका है, वो कौन से इलाके में रहता था, वहां की जमीन, इस सब चीजों को हम लोग भौगोलिक स्थिति कहते हैं। तो मगध उस टाइम पे थे बिहार वाले इलाके में, मतलब वर्तमान में भी बिहार। लेकिन उस टाइम का बिहार का इलाका कैसा था, जरा समझिएगा। जो ये मगध था ना, मगध के आसपास पूरी तीनों तरफ से जंगल थे। यानी कि आप ऐसा समझिए, अगर ये मगध है तो मगध के इन तीनों इलाकों से इस कितने घिरा था, यहाँ तीनों इलाकों से इसको जंगल ने घिरा था। और जंगल वाला इलाका कैसा रहता है, जहां पर कोई उबड़ खाबड़ वन वगैरह सब कुछ रहता है। तो ऐसे क्षेत्र में सबसे पहले देखो उस काल में क्या होता थे, सबसे ज्यादा युद्ध होते थे, एक दूसरे को हराना। महाजनपद का मतलब सबसे पहले तो जनपदों का ही सबसे प्रमुख काम था, जो कि हमने उत्तर वैदिक काल में देखा कि यहाँ पे युद्ध बड़े स्तर पर होते थे। तो युद्ध में क्या होता था कि एक दूसरे के क्षेत्र को हड़पा जाता था, वहां के संसाधनों को लिया जाता था। तो ये तीनों ओर से जब जंगल से घिरा था, और मगध ऐसा इलाका था जो पूरी तरीके से तीन ओर से जंगल से घिरा था। जिससे क्या होता था ना, जो भी भारी आक्रमण यहाँ पर होना बहुत ज्यादा मुश्किल होते थे, क्योंकि जंगल वाले क्षेत्र से आक्रमण करना थोड़ा मुश्किल हो जाता था। क्योंकि बीच में पेड़ पौधे हैं, अगर आप तीर भी चलाते तो कितनी इसकी पॉसिबिलिटी है कि वो सही निशाने पे जाके लगेगा, हो सकता है कि सामने कोई पेड़ आ जाए, उस पर जाके लग जाए। तो ऐसे जंगल वाले इलाकों में ना युद्ध करना थोड़ा सा मुश्किल होता था, नंबर वन। नंबर टू, इसका जो ये वाला क्षेत्र है, जो एक क्षेत्र जो इसका खुला हुआ है, वहां पर क्या है, नदी, सोन नदी। सोन नदी उस टाइम पर यहाँ पर बहती थी, और सोन नदी बहुत ज्यादा गहरी और बड़ी बहुत ज्यादा चौड़ी नदी थी। अब नदी के होने से क्या होता था, अब नदी मार्ग है, उस टाइम पर ज्यादातर क्या चलाते थे ये लोग, घोड़े चलाते थे। घोड़े चलाने में उत्तम थे, रथ वगैरह चलाया जाता था, और हाथी रथ घोड़े, इन्हीं में ही ये लोग युद्ध लड़ा करते थे। अब आप बताओ, क्या पानी में घोड़ा हाथी चल पाएंगे? नहीं ना। ऐसे क्षेत्र के लिए क्या चाहिए होता है, क्या चाहिए? ऐसे क्षेत्र के लिए मजबूत नाव, जहाज, और जहाजों में रखे जाने वाले हथियार चाहिए, क्योंकि उस टाइम में इतने डेवलप नहीं हो पाए थे। तो दूसरा ये रीजन था कि इसकी भौगोलिक स्थिति के कारण ये हमेशा युद्ध से बचा रहता था। मतलब इसको एक पूरी तरीके से नेचुरल बाउंड्री दी गई थी। इसने खुद तो अपनी सुरक्षा के लिए प्राचीर वगैरह बनाई थी, लेकिन उसके अलावा इसको नेचुरल बाउंड्री भी मिली थी, जहां से इस पर आक्रमण होना थोड़ा मुश्किल था। तो पहला रीजन भौगोलिक स्थिति कैसी थी, ये तीन ओर से जंगलों से घिरा था, और एक ओर से जो पानी का क्षेत्र है उसने इसे घेरा था। ठीक है, तो तीन ओर से, इसको मैं मिटा दे रही हूँ। यहाँ तीन ओर से जंगल से तथा एक ओर से जल से घिरे होने के कारण बाह्य आक्रमण कम हुए। ठीक है, तो अब उसे नेचुरल बाउंड्री मिल चुकी है, तो फिर बाह्य आक्रमण बहुत ज्यादा मुश्किल होते थे, नंबर वन। नंबर टू, इसकी भौगोलिक स्थिति ने इसका इतना हेल्प तो की कि भारी आक्रमण नहीं होते थे। वही इसकी भौगोलिक स्थिति ने इसको संसाधनों से परिपूर्ण भी बनाया। अब ये मैंने आपको बताया था कि ये जंगल वाला इलाका था, जंगल से घिरा हुआ था। अब जंगल में क्या मिलता है, नेचुरल संसाधन, प्राकृतिक संसाधन के बहुत ढेर सारे रिसोर्सेज होते हैं। अच्छी किस्म की लकड़ियां वगैरह सब इनको मिल जाती थी। इनको जमीन मिल गई थी जहां पर ये लोग युद्धाभ्यास वगैरह कर सकते थे। उसके अलावा इनको जड़ी बूटी खान, अब वृक्ष वगैरह लगे हैं, तो हर जगह खान पान की चीजें भी यहाँ पर से आराम से मिल जाती थी, जिसकी वजह से इनको ज्यादा बाहर के इलाकों में जाना नहीं पड़ता था।
तो इससे क्या हुआ कि इनको अच्छी खासी उत्तम किस्म की लकड़ियां वगैरह भी मिल गई थी। तो ये दूसरा जंगल वाला इलाका, तो जंगल वाले इलाके में क्या मिलेंगे, हाथी घोड़े, तो इनको ये इन सब चीजों की भी आपूर्ति बड़े आराम से हो जाती थी। इनके पास हाथियों की संख्या, जंगल के संसाधनों की संख्या भी बहुत अधिक थी, जिसकी वजह से युद्ध के हथियार बना सकते थे। क्योंकि लकड़ी वकड़ी, क्योंकि उस टाइम पर ना लकड़ी वगैरह का यूज युद्ध हथियार बनाने के लिए भी बहुत बड़े लेवल में होता था। उसके अलावा जो पत्थर वगैरह से भी मैक्सिमम हथियार वगैरह बनाए जाते थे। और उसके साथ ही इनको लोहा भी बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता था। मैंने आपको बताया जंगल वाला इलाका था। दूसरा जो ये बिहार वाला इलाका ना, इस इलाके में लोहे वगैरह की खान भी अच्छी मात्रा में थी, तो इनको लोहा भी आसानी से मिल जाता था, जिसकी वजह से इन्हें लकड़ी मिल गई, पत्थर वगैरह लोहे सब मिल गए, तो इनको हथियार बनाने में ज्यादा कोई प्रॉब्लम तो हुई नहीं होगी। तो जब सारे संसाधन ही इनके मुंह के सामने है, तो ये हथियार इन्होंने मैक्सिमम बड़े लेवल में बनाए थे। अब हथियार ज्यादा थे, तो दूसरा क्या होता है ना, शक्ति प्रदर्शन उसे कहते हैं। अगर किसी एक व्यक्ति के पास, अगर आपके शत्रु के पास आपसे अधिक हथियार है, तो शायद आप उस पर ना आक्रमण करने से पहले एक बार सोचोगे कि अगर मैं उस पर आक्रमण करता हूं तो वो मुझसे ज्यादा शक्तिशाली, उसके पास ज्यादा हथियार है, मेरे पास शायद उतने नहीं है। तो एक बार के लिए शायद आप वो आक्रमण करने के बारे में ना सोचिए, आक्रमण ना करें अपनी स्थिति को देखते हुए। तो ऐसा भी बहुत बार होता था कि मगध के पास अच्छे खासे हथियार थे, उसकी सेना अच्छी खासी थी, उसके पास अच्छा खासा भौगोलिक एरिया था, तो लोग भी उस टाइम पर महाजनपद जो है उस पर एकदम से, महाजनपद जो है उसमें एकदम से युद्ध नहीं करते थे। बहुत से छोटे मोटे महाजनपद थे, उन्होंने किसी ने भी उस पर युद्ध नहीं किया। लेकिन कुछ ऐसे थे जैसे अवंती वगैरह, वो भी बहुत महान विशाल था, उसने कोशिश की, बट ऑब्वियसली अभी इतने ज्यादा संसाधन है, हर एक चीज उसके पास है, तो जीतना तो जायज था ही। तो मगध बहुत बार युद्ध में जीतता भी रहा और बहुत से बार उसके युद्ध से बचता भी रहा। ठीक है, तो लिखना इसको महत्वपूर्ण, लिखना महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण संसाधनों से परिपूर्ण, महत्वपूर्ण संसाधनों से परिपूर्ण रहा। और उसके अलावा हाथियों की आपूर्ति होती रही, हाथियों तथा लोहे की आपूर्ति होती रही। तो लोहा, हाथी, घोड़े वगैरह से हमेशा परिपूर्ण रहा, जिसकी वजह से इन्होंने आधुनिक हथियार वगैरह बनाए। इनको और उसके अलावा इनको पहले से प्राकृतिक बाउंड्री मिली ही थी। तो इन सब कारणों ने क्या है, मगध को बहुत ज्यादा मजबूत बनाया। और उसके अलावा यहाँ के जितने भी राजा आए थे, उनकी जो पॉलिसी वो बहुत अच्छी रही थी। मतलब यहाँ के राजा बहुत ज्यादा सशक्त और मजबूत राजा थे, राजा भी यहाँ के रहे थे। इन सब कारणों ने मिलकर मगध को एक स्ट्रॉन्ग राज्य बनाया था, और आखिर तक मगध बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग राज्य रहा। इसने अवंती वगैरह और आसपास के बहुत से महाजनपदों पर अधिकार कर लिया था, बहुत से महाजनपदों को इसने अपने एरिया में मिला भी लिया था। ठीक है, तो मगध के महाजनपद, मगध के मजबूत बनने के पीछे के रीजंस ये रहे थे। यही वजह है कि मगध में भी बड़े बड़े राजाओं का अधिकार हुआ था, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, शिशुनाग वंश का भी अधिकार मगध में रहा था। तो ये इन क्षेत्रों ने, इन सब कारणों ने मिलकर मगध को स्ट्रांग बनाया, और मगध एक बड़े महाजनपद के रूप में आया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत से बार पूछा जाता है कि मगध के मजबूत बनने के पीछे के क्या क्या रीजन थे, तो ये मैंने अभी आपको बता दिए हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने शब्दों में लिखना चाहते हैं अपने शब्दों में पॉइंट बना के लिख लीजिए। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, अब आप अपने शब्दों में आराम से लिख सकते हैं। अब हमें देखना है वेरी इंपॉर्टेंट, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। जिस प्रकार से कि हमारा भारत अलग अलग प्रकार के धर्मों से परिपूर्ण है, यहाँ हर प्रकार के धर्म है, बौद्ध, सिख, ईसाई, मुस्लिम, हिंदू, हर प्रकार के धर्म यहाँ मिलता है। तो इन धर्मों की शुरुआत के पीछे का रीजन हम लोग पढ़ते रहते हैं। तो अब हमने देखना है कि बौद्ध धर्म की शुरुआत कैसे हुई, बौद्ध धर्म का कैसे फैला, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास कैसी लगी जरूर बताना, और आगे जो भी मैं क्लास लूंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसे तो बिल्कुल भी मिस मत करना। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी की क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज।